इस प्रेस वार्ता में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, बिहार के सपूत, यहाँ के बिल्कुल अध्यक्ष जनाब काली मेंबर साहब, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज जी, हमारे पूर्व पार्षद लाल लाल जी, मधुरंजन जी, शकीलू जी, पोस्टर साहब और सामने बैठे हुए हमारे अन्य प्रमुख जया जी, मुन्नन जी और सामने बैठे हुए हमारे देश के और मीडिया के भाइयों, आप सभी हमारे सम्मानीय तारिक साहब से परिचित हैं। उनका दौरा बराबर बिहार होते रहता है और मुझे यह बात करने में फर्क महसूस हो रहा है कि इनका पद जो भी रहे, छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा हो, जिसमें भी इन्हें आमंत्रित किया जाता है वो निश्चित रूप से उपस्थित रहने का प्रयास करते हैं और रखते भी हैं। मैं इनका कांग्रेस कार्यालय में स्वागत करता हूं और बिना समय गंवाए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग को संबोधित। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, कार्यकारी अध्यक्ष धीरज जी, हमारे पूर्व विधायकगण, यहाँ पर कांग्रेस परिवार के तमाम साथी, प्रेस बंधु, मीडिया के तमाम साथी, आज एक लंबे समय के बाद आप लोगों से, हाँ राजेश जी का नाम लेना भूल गए भाई, हम भी भूल गए। हाँ तो आप भूल गए तो हम भी भूल गए। राजेश राठौर जी और सभी यहाँ पर आए हुए साथियों, कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से एक लंबे समय से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, भेंट नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, क्योंकि कोविड का जो गाइडलाइन है उसको हम लोगों को सबको देखना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। इस बार जब बिहार का कार्यक्रम बना, पटने का कार्यक्रम बना, तो मैंने सोचा कि एक लंबे समय के बाद प्रेस के साथ, मीडिया के साथ विचार का आदान प्रदान हो और आप सब लोगों से इसी बहाने मिलने का मौका हो। वैसे तो कोई खास विशेष नहीं है, लेकिन जो अभी कोरोना को लेकर जो पूरे देश के अंदर जो माहौल है, उस पर ही दो चार शब्द आपके सामने रखना चाहूँगा। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर इशू किया है। आप सब लोगों तक वो जरूर पहुंचा होगा, देखा होगा आपने। आज फिर उसी श्वेत पत्र में अपने कुछ बातें कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को ये श्वेत पत्र लाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी, इस पर मैं थोड़ा रोशनी डालना चाहता हूँ। बाद ठीक। तो कोरोना को लेकर
केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो या कई राज्य ऐसे हैं जो कोरोना में जो नुकसान हुआ, जो लोगों की जानें गई, उसको लेकर, उसकी संख्या को लेकर बहुत विवाद है। भारत सरकार की जो संख्या है लगभग 4 लाख के आसपास है, लेकिन जो दूसरे सोर्सेज हैं और तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई ऐसे जो सूत्र हैं, उनका मानना है कि ये संख्या कहीं ज्यादा है। कोई 5 गुना ज्यादा कह रहा है, कोई 10 गुना ज्यादा कह रहा है। जो विदेशी अखबार है कोई 42 लाख के आसपास उसकी संख्या बता रहा है। तो ये जो दूसरा कोरोना का चरण था, ये दूसरा जो वेव था, लहर थी, उसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई और उसके बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से सही मानों में कोई स्पष्टीकरण, कोई ऐसा पत्र जारी नहीं हुआ जिससे लोगों को इत्मीनान हो, संतुष्टि हो, एक प्रमाण लोगों को मिल सके कि आखिर इतनी बड़ी जो आपदा आई, इतनी बड़ी जो नुकसान हुआ, उससे कितने लोगों की जाने गई, कितने घर बर्बाद हुए, कितने लोग उससे प्रभावित हुए। सही मानों में ये इसकी अभी तक जानकारी नहीं है। और उससे जो कोरोना से जो प्रभावित बेरोजगारी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है, जो हमारे डेली वेज के रोजगार कमाने वाले लोग हैं उनको नुकसान पहुंचा है, कॉमन मैन को नुकसान पहुंचा है। जो कल तक मिडिल क्लास में थे, मध्यम वर्ग में थे, वो गरीबी रेखा में आ गए। जो गरीबी रेखा में थे वो अत्यंत गरीबी रेखा में चले गए। करोड़ों की संख्या में बेरोजगारी हो गई। ये तमाम चीजों का एक हमारे प्रधानमंत्री की ओर से होता है या केंद्र सरकार की ओर से होता, तो इस तरह से एक विस्तार रूप से हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने इस बात की मांग भी की कि सरकार को इस पर व्हाइट पेपर देना चाहिए, श्वेत पत्र देना चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कोई इसलिए नहीं कि सिर्फ केंद्र सरकार की हम निंदा करना चाहते हैं, उसकी भर्त्सना करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचे। और आने वाले दिनों में, जो कि तीसरे लहर की बात चल रही है, सभी लोग कह रहे हैं कि तीसरे लहर के आने की पूरी संभावना हमारे है। तो चूंकि हम लोगों ने देखा कि जब पहले चरण में कोरोना आया था तो हमने उससे सीख नहीं ली। आप सबको याद होगा कि कोरोना आने से पहले, उसका प्रकोप आने से पहले कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने इस बात से देश को आगाह किया था, लेकिन उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने उसको गंभीरता से नहीं लिया और कई घंटी बजाकर, तो दिया जलाकर, ऐसी बातें करके उसको हल्केपन से लिया और लोगों को कहा कि ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं। लेकिन देखा लोगों ने, 4 घंटे के समय देकर पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया। उससे जो लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, जो हमारे प्रवासी मजदूर थे, जो उनको तकलीफ हुई, वो सब हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। तो ये सारी बातें मैं कह रहा हूं कि एक पहले चरण की भी जानकारी कांग्रेस पार्टी ने दी,
खास तौर पर विशेष रूप से राहुल जी ने दी थी कि भयंकर जो कोरोना का खतरा है वो भयंकर रूप से आ रहा है, और फिर दूसरा चरण आने से पहले भी सरकार को आगाह किया गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हमारी जीत हो चुकी है, हम कोरोना को हरा चुके हैं, अब किसी तरह की कोई घबराने की बात नहीं। लोग इत्मीनान हो गए कि देश का प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात कह रहा है तो इसमें सच्चाई होगी, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ी। आप सब ने देखा जो 40 लाख 42 लाख का भी हमने जिक्र किया, ये अगर संख्या सही है तो हम सब के लिए, देशवासियों के लिए, क्योंकि ये संख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि हमारी कोई तैयारी नहीं थी। अगर पहले चरण से हम सीख लेते और उसकी तैयारी किया होता तो ये नौबत नहीं आती, इतने लोगों की जाने नहीं जाती, इतना परिवार नहीं उजड़ता। लेकिन समय का हम लोगों ने उसका लाभ नहीं उठाया, और हम लोगों ने दूसरे देशों से भी सीख लेने की कोशिश नहीं की। जो दूसरे देश थे कि उन्होंने किस तरह से कोरोना, दूसरा चरण का जो कोरोना का प्रकोप आया उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए हम लोगों ने किसी दूसरे अपने देशों से भी सीखने की कोशिश की। तो अब सवाल यह है कि आगे भी इसका खतरा मौजूद है, और हम लोग फिर एक बार आगाह कर रहे हैं केंद्र सरकार को कि आप तीसरे चरण की भी तैयारी करिए। कहीं इसी तरह जिस तरह हल्के से आपने दूसरे चरण को लिया और जिसका नुकसान हुआ, आपने कोरोना जैसी बीमारी के सामने चुनाव को ज्यादा महत्व दिया, और जिसकी वजह से देश का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो मुख्य रूप से तो यही बात कहनी थी। और दूसरा, महंगाई। आज महंगाई को लेकर पूरा देश त्रस्त है, परेशान है। पेट्रोल, डीजल, खाने की वस्तुएं, खाने का तेल और तमाम चीजें जिस तरह से लगातार बढ़ती चली जा रही है, एक अनुमान के हिसाब से इतना महंगाई पहले कभी नहीं थी, इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। अर्थव्यवस्था की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो चुकी। कहाँ पर हम खड़े हैं आज पता नहीं हमसे। जो हमारे पड़ोसी छोटे छोटे देश हैं, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, उसकी स्थिति हमसे बेहतर है, उनका डीजीपी हमसे बेहतर है। तो ये सारी बातें हैं जिसको हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है। और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम कोई बहुत बड़ा आंदोलन बीच में नहीं चला पाए, लेकिन समय समय पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी ने भी प्रदेश स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, हर जगह पर हम लोगों ने एक इसके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। आगे हम लोगों का भविष्य में ये कार्यक्रम चलेगा, और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जो महंगाई को लेकर जो लोगों के अंदर एक परेशानी है, उस परेशानी से लोगों को कैसे निजात मिले। पेट्रोल डीजल का आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से रसोई गैस, ये मतलब आय एक होता है। हम लोगों के वक्त में जब कीमत बढ़ती थी तो ये ही विपक्ष में जो लोग थे उस समय, भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम गठबंधन के लोग, तो हम लोगों पर आरोप लगाया करते थे, हमारी विफलता का जिक्र किया करते थे। लेकिन आज इतना कुछ होने के बावजूद भी, जब दुनिया के अंदर तेल का भाव नीचे भी था, तो भी हमारे देश में तेल का भाव नीचे नहीं था।
तो ये जो कहा जाता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जोड़ दिया हमने, अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ेगा तो यहाँ भी बढ़ेगा, तो इस तरह की जो एक गलत धारणा बनाई गई देश के अंदर, अब वो साबित हो रहा है कि उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और हकीकत में सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है कि वो इसको कंट्रोल करे। अगर आज सरकार की इच्छा शक्ति हो कि हमें डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस और तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आम जनता जिसका भोग करती है उसका कीमत कम की जाए तो कम हो सकता है। उसका मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी तो मजबूती के साथ इस लड़ाई को नहीं लड़ रहा है, वही हम कह रहे हैं। क्यों नहीं आप कर रहे हैं? तो चूंकि कोरोना था और कोरोना का की बंदिश थी कि आप सड़क पर नहीं निकल सकते थे, हर जगह लॉकडाउन था, 144 था, कहीं कहीं कर्फ्यू भी था। तो उसी परिस्थिति में हम ये भी नहीं चाहते थे कि हम उसका उल्लंघन करें जो कोरोना का गाइडलाइन था। लेकिन अब जब ये खत्म हो रहा है तो हम उसको पूरा लागू करेंगे। दूसरी आखिरी बात मेरी है कि हम आज आपके माध्यम से ये भी मांग करेंगे, केंद्र सरकार ने जो लोग कोरोना से प्रभावित हुए या जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवार को, परिवारजनों को पहले 4 लाख रुपए देने की बात हुई थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट को जो एफिडेविट दिया गया केंद्र सरकार की ओर से, उसमें कहा गया कि हम सक्षम नहीं हैं, हमारे पास उतना राशि नहीं है, हमारे पास केंद्र सरकार के पास उतना धन नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है? एक तरफ तो जो दिल्ली का सुंदरीकरण के लिए दिल्ली में जो सेंट्रल विस्टा बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपया खर्च करने को ये सरकार तैयार है और उसके लिए प्रावधान कर दिया है। लेकिन 16,000 करोड़ रुपया जो 4 लाख की संख्या केंद्र सरकार बता रही है कि अब लोगों की मृत्यु हुई है, अगर उन 4 लाख लोगों के परिजनों को अगर 4-4 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए तो मात्र 16,000 करोड़ रुपया होता है। तो इनके सामने सेंट्रल विस्टा ज्यादा महत्वपूर्ण है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री का बंगला बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उन जो लोग प्रभावित हुए, जिनके घर में मौत हो गई, जिनके परिवार में मौत हो गई, कमाने वाला कोई नहीं रहा, उस परिवार को मुआवजा देने को केंद्र सरकार तैयार नहीं है। इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार कितना संवेदनशील है। तो ये बातें मैं कहना चाहता हूँ। अब आप पूछ रहे हो तो आपको कहा जाता है कि आप कार्यक्रम बिहार प्रवास पे आए, तो क्या आप नहीं है कि बिहार घूमने आते हैं? सॉरी, जो आपका जाता है हम लोगों को प्रेस आमंत्रण, हाँ, कार्यक्रम बिहार प्रवास पे आ रहे, तो क्या नहीं है आप केरला या? देखिए, चूंकि हम नहीं, ऐसा है कि केंद्र में हमारी जिम्मेदारी है, हम AICC के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो प्रदेश में जब हम आते हैं तो प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, लोगों को जानकारी रहे कि हमारा यहाँ 3 दिन का 4 दिन का जो भी प्रवास होगा, जो भी मिलना चाहे, बात करना चाहे, तो ये कोई नई परंपरा नहीं है। मेरा ख्याल है कि बिहार पहले भी बिहार के जो मंत्री आते हैं उनके बारे में ये छपता है कि साहब वो आने वाले हैं, 2 दिन के लिए 3 दिन का उनका प्रवास रहेगा, ताकि लोगों को जानकारी रहे, और उसका उद्देश्य कुछ नहीं है। बताइएगा कि आगे कोई रणनीति है महंगाई को लेकर के? बिल्कुल, हम लोग कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े, अभी पिछले दिनों ये भी बता दें हम आपको, ऐसे इसकी जानकारी मीडिया को दी जा चुकी होगी कि अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी ने तमाम जो महामंत्री हमारे हैं AICC के और प्रभारी हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, और उसका एजेंडा यही था कि जो महंगाई को लेकर पूरे देश के अंदर एक हाहाकार मचा हुआ है, उससे कैसे राहत दिलाया जाए, उसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश में आंदोलन खड़ा करना है, और वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। चूंकि जैसा मैंने कहा कि कोरोना की वजह से, उसकी जो बंदिशें थी उसकी वजह से हम लोग इसको सड़क पर लाने में सफल नहीं हुए,
लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ही कोरोना का ये प्रकोप कम होगा, इस इशू को हम लोग जनता के बीच में ले जाएंगे, जनता को साथ जोड़ने का काम। 4 साल से सिर्फ 4 कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष के सारे कांग्रेस है, पूरी कमेटी कब बनेगी? देखिए, यहाँ प्रभारी बाहर बहाल आ चुके हैं। हमारे प्रभारी बहुत ही सक्रिय हैं। 6 महीने हो गए सबके भी आए। हाँ, प्रभारी जी ने कहा कि पहले हम सभी पूरे जिले का दौरा करेंगे, और अच्छी बात है कि उन्होंने सारे जिले का दौरा किया। ऐसे कभी प्रभारी हमारे पास मेरा ख्याल नहीं आए होंगे जिन्होंने हर जिले का दौरा किया। और दौरे के बाद और इस बीच में उन्होंने तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, विधायक, पूर्व सांसद, सभी से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया है। तो एक विस्तार रूप से बातचीत उन्होंने की है, और हमको लगता है कि वो बहुत जल्द कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट देंगे और अपना रिकमेंडेशन नहीं, समय हम समय निर्धारित नहीं कर सकते। हमारा ये कहना है कि ये मुख्य रूप से जो पर्यवेक्षक और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच का मामला है। देखिए, ऐसी कोई बात हुई नहीं है, कोई गठबंधन की बात हुई नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, और वहाँ हमारे कांग्रेस के जो भी साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं। और उत्तर प्रदेश की जो इंचार्ज महामंत्री हैं वो प्रियंका जी हैं, और काफ़ी सक्रिय रूप से वहाँ काम चल रहा है हमारा। और गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाले समय में केंद्रीय कमेटी उसका तय करेगा। तारिक साहब, आपने कहा कि यहाँ के प्रभारी जिला का प्रवास किए, तो क्या वो इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे कि बैंड बाजे वाले को सदस्यता दिलाई गई थी, वो भी बात वहाँ जाएगी क्या केंद्र में? क्या बताओ? जिले में कांग्रेस में कुछ लोगों को शामिल कराया गया था। हाँ, ठीक है। उस सदस्यता में बैंड बाजे में जो उनके स्वागत में लाए गए थे, उनको ही सदस्यता दिलाई गई। तो देखिए, तो अच्छी बात है। हर आदमी को हम तो चाहते हैं आदमी नहीं, हम चाहते हैं कि हर समुदाय, हर वर्ग के लोग हमारे पार्टी के सदस्य बने। कांग्रेस पार्टी में कोई जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए तो नहीं है ना। हमारी मेंबरशिप तो सबके लिए खुली है। तो अगर वो बैंड बजाता है तो वो उसका प्रोफेशन है, तो उसको आप कैसे रोक देंगे? आप और उसके बाद उसको सदस्यता दिला। अच्छा, चलो, हृदय परिवर्तन हो जाता है कभी कभी। मोदी जी के विरोधियों के खिलाफ उन्होंने कहा कि बेवजह मोदी जी के फेवरेबल ट्वीट किया है, बेवजह मोदी जी से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। आप बताइए, क्या बेवजह है लोग नाराज? शत्रुघ्न सिन्हा का क्या होगा कहना है, लेकिन आज जो पूरे भारत में, पूरे देश में जो नाराजगी है मोदी जी से, वो बेमतलब थोड़ी है। उनका अपना व्यक्तिगत राय, कुछ भी किसी का व्यक्तिगत राय हो सकता है, उससे कांग्रेस पार्टी को क्या लेगा? अच्छा, एक चीज है सर, कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि अगले 2-3 महीने में सरकार गिर जाएगी बिहार की। क्या आपको भी लगता है कि ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि वाकई बिहार में सरकार गिर जाएगी और महागठबंधन की सरकार बन जाएगी? देखिए, बिहार सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है ऐसा तो है नहीं, ये तो आप सब भी महसूस कर रहे होंगे। और जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार जी पर भारतीय जनता पार्टी का दबाव बना हुआ है, तो कब तक नीतीश जी ये बेइज्जती, ये अपमान कब तक वो बर्दाश्त करेंगे, कब तक झेलेंगे, ये तो वही जानते होंगे। उस पर हम लोग तो कुछ नहीं बोल सकते। ये भी तो बात चल रही है कि आपके एमएलए को वो तोड़ है। वो पिछले 5 साल में भी इसी तरह की बात कही गई थी, और ये कहा गया था कि हमारे विधायक टूट रहे हैं। तो एक विधायक भी नहीं टूटा, और इस बार भी नहीं टूटेगा। और वही पहले हमको मेरा ये मानना है कि अपने अपने घर को देखें तो बेहतर है, टूटने का जहाँ तक सवाल है। और आने वाले समय बताएगा कि कौन टूटता है, कौन रहता है। एक सवाल है, सुशील मोदी ने ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी नकारात्मकता के लायक है। अब सुशील मोदी जी को जल्दी इस बात की है केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैसे आ जाए, तो अपना महत्व बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार के नोटिस में आने के लिए
वो इस तरह की बातें करते हैं। राहुल गांधी जो बात कही वो आज तक सभी बात सही हुई। केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, मंत्रीगण ने, सबने उनकी आलोचना की, भर्त्सना की, उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन हकीकत है। सभी लोग अब इस बात को मान चुके हैं कि राहुल गांधी ने जो बात कही, और हर इशू पर, कोई ये नहीं कि सिर्फ कोरोना को लेकर, आर्थिक व्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जिस समस्या को भी हुआ उसको लेकर उन्होंने बहुत जो भी बात कही वो आज सिद्ध साबित हो रही, सही साबित हो रही है। जो श्वेत पत्र केंद्र की बात कर रहे थे, बिहार सरकार से श्वेत पत्र मांगेंगे क्या? बिहार सरकार की भी विफलता है। हम लोगों ने ओवरऑल पूरे देश का नक्शा उस पर खींचने की कोशिश किया है, और बिहार का भी आपने देखा ही कि जो फिगर बिहार सरकार की तरफ से दिया गया, बाद में उसको खंडन करना पड़ा, कोटे में बढ़ाना पड़ा, और खंडन हुआ, और लगभग कितने % का फर्क था पहले और बाद में? 70%, 73% या 70%। संतुष्ट नहीं हुआ। हाँ, तो ये बात साबित हुई कि बिहार सरकार ने भी कोरोना से जो लोगों की मौतें हुई, मृत्यु हुई, उसको छिपाने की कोशिश की, और करीब करीब हर राज्य में इस तरह की ऐसा हुआ। तो ओवरऑल हम लोग इसीलिए बता रहे हैं आपको कि पूरे देश की जो हालत है, जब कोई भी बीमारी का इलाज तब होगा जब आप उसको स्वीकार कीजिएगा कि ये बीमारी है, लेकिन अगर आप शुरू से उसको नकारिएगा कि नहीं बीमारी है ही नहीं, तो उसका इलाज कैसे हो? तो केंद्र सरकार का वही हाल कि शुरू से हर चीज को नकारते हैं, और जब वो घटना घट जाती है तब उनको एहसास होता है। तो जो कुछ हुआ है इस देश के अंदर, आज सारी दुनिया में उसकी भर्त्सना हो रही है। सारी दुनिया में हमारे भारत देश की बदनामी हुई है कि हम स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में नाकाम रहे। सब कुछ जानते हुए भी हम लोगों ने उसका सही ढंग से उसका उपयोग नहीं किया, समय का उपयोग नहीं किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।